गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। आवर्त सारणी क्या है, तत्व जो है उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, व्हाई वी क्लासिफाइड द एलिमेंट्स एंड सम लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई भी जो तत्व है उन तत्वों को गुणों के आधार पर बांटकर एक सारणी में व्यवस्थित करना या व्यवस्थित करके एक सारणी प्राप्त करना, एक टेबल फॉर्म में उनको लेना पीरियोडिक टेबल कहलाता है। जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को व्यवस्थित रूप से यदि अपन वर्गीफाई कर दें, क्लासिफाइड कर दें, तो जो टेबल प्राप्त होती है वो टेबल अपन पीरियोडिक टेबल कहलाते हैं। अब बात है तत्वों को किस आधार पर, तो तत्वों को सामान्यतः उनके गुणों के आधार पर, उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है। प्रारंभ में सिर्फ तत्वों को दो वर्गों में ही क्लासिफाइड किया गया था, मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ गई, कुछ तत्व मेटल एंड नॉन मेटल दोनों प्रकार के प्रॉपर्टीज गुणधर्म शो करने लगे, तो ऐसी स्थिति में इनकी क्लासिफिकेशन की दरकार हुई। प्रारंभ में बात करें तो सिर्फ तत्व बहुत कम थे, कम तत्व ज्ञात थे, तो उनको आसानी से याद किया जा सकता था, इस कारण से कोई वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 1863 तक लगभग 63 तत्व ज्ञात हो गए। जब अधिक मात्रा में तत्व ज्ञात हो गए तो उनके गुणों को उनको याद रखना, उनको व्यवस्थित करना एक बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार से उनको याद रखा जाए, उनके गुणधर्म क्या होंगे, कहाँ पर इनको व्यवस्थित किया जाए। तो इन सब का पता करने के लिए फिर वर्गीकरण की आवश्यकता हुई कि भाई एक इनको सिस्टमैटिक ढंग से पर्टिकुलर गुणों के आधार पर इनको व्यवस्थित किया जाए। आज तक अपन बात करें तो 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें प्रकृति से प्राप्त और मानव निर्मित दोनों तत्व सम्मिलित हैं। तत्वों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने कयास लगाए, प्रयास किए, उनको वर्गीकृत करने का एक क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में, एक टेबल फॉर्म में रखने का प्रयास किया, जिसमें प्राउड्स हैं, डॉबेराइनर है, न्यूलैंड है, लॉदरमेयर है, मेंडलीव है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के निर्माता जो मोजले हैं, उन्होंने ये प्रयास किए और पीरियोडिक टेबल को एक तत्वों को टेबल के फॉर्म में, टेबल के रूप में व्यवस्थित किया। सबसे पहले अपन बात करें तो प्राउड्स ने एक हाइपोथेसिस दिया था, परिकल्पना दी थी कि तत्वों को हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भार के आधार पे रखा जा सकता है। ये सिर्फ हाइपोथेसिस थी, प्राउड्स की परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। उन्होंने जो तत्वों को वर्गीकृत करने का बेस लिया, आधार लिया, वो था हाइड्रोजन परमाणु का भार। उसके आधार पे कोई तत्व कितने गुना भारी है, उसके आधार पे उसको व्यवस्थित किया जाए। लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेसिस थी, इसको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद डॉबेराइनर ने एक त्रिक नियम दिया, तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जिसको अपन डॉबेराइनर के त्रिक नियम के नाम से या ट्राइड्स रूल्स ऑफ डॉबेराइनर के नाम से जानते हैं। इसमें एक इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर, तथा प्रथम तथा तृतीय तत्व के परमाणु भारों का औसत जो था, एवरेज, मध्य वाले तत्व के परमाणु भार की लगभग बराबर था। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से व्यवस्थित तीन तीन के समूह में रख दिया जाए, जिससे
इनको याद करने में आसानी होगी। इन तीनों तत्वों में पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का जो योग है उसका औसत निकाल दें तो वो औसत बीच वाले मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है। जैसे उन्होंने प्रथम समूह रखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, पोटेशियम का 39। उन्होंने कहा इन दोनों का एवरेज निकाल दें। 39 + 7 ÷ 2, 46 ÷ 2, 23। और सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो इन दोनों के प्रथम तत्व, तृतीय तत्व, पहले और तीसरे के भारों का जो औसत है वो बीच वाले तत्व के भार के और परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। इसी तरह से इन्होंने दूसरा ग्रुप रखा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिया जा सकता है, Ba। कैल्शियम की बात करें 40 होता है, बेरियम की बात करें तो बेरियम का परमाणु भार 137। 40 + 137 ÷ 2 कर लें अपन इसको, 177/2 दैट इज 81.5। और जो स्ट्रोंशियम है, सॉरी 160 180 88.5 और इसका स्ट्रोंशियम का होता है 88, इसे लिया जा सकता है। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा जाए। क्लोरीन को होता है 35.5, ब्रोमीन का 127, आयोडीन का, और ब्रोमीन का होता है 80। अब इनका एवरेज इसके बराबर आना चाहिए, 35.5 + 127 ÷ 2, इसको निकालते दिया आता है 81.25। तो अपन ने कहा कि ये जो परमाणु भार है वो लगभग बराबर है, लेकिन जैसे जैसे समूहों की संख्या बढ़ती गई इसमें वेरिएशन आता गया। यहाँ स्ट्रोंशियम का 88 है, यहाँ 88.5 प्राप्त हो रहा है, ब्रोमीन का 80 है, जबकि अपन को इस औसत त्रिक नियम से 81.25 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से एक लगभग मध्य वाले तत्व के औसत के बराबर होते हैं। इस प्रकार से डॉबेनर ने कहा कि इन तत्वों को भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर 3-3 समूहों के समूह बनाकर रखकर याद किया जा सकता, लेकिन ये इससे अधिक तत्वों को इस प्रकार से समझाने में सफल नहीं रहे। तो उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम 1865 में। इन्होंने जो तत्व है उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इनका जो बेस था, आधार था तत्वों को रखने का, वो तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु भार था। उन्होंने कहा तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणों वाले तत्व एक ही स्थान पर आते हैं। जैसे संगीत के स्वर के समान, सा रे ग म प ध नी, 7 स्वरों के बाद 8वां सा वापस समान आता है। उसी तरह से इन्होंने कहा तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखने पर एक निश्चित अंतराल पश्चात, एक टाइम इंटरवल के बाद समान गुणों वाले तत्व एक साथ आते हैं। संगीत के स्वर के समान, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नी और फिर 7 एक निश्चित इंटरवल के बाद ये समान आते हैं। जैसे
सातों स्वर लिख लें अपने। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद देखें, उसके बाद आता है सोडियम। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8वां वापस लिथियम के समान आ गया 7। अर्थात एक निश्चित टाइम इंटरवल के पश्चात ये तत्व इसी प्रकार से आते हैं। इसी तरह से बेरिलियम से 7वां 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 वापस मैग्नीशियम। तो समान गुणों वाले तत्व एक साथ आते हैं। ये जो है ये नियम अष्टक नियम जो कहलाता है, कैल्शियम के बाद के तत्वों को समझाने में असफल रहा, इनको आगे नहीं। दूसरा, इस समय उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी, नोबल गैसों का ज्ञान नहीं था। तो फ्लोरीन के बाद आने वाले नियॉन या क्लोरीन के बाद आने वाले आर्गन को यहाँ प्लेस देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब ये ज्ञात हो गया फिर उनको रखना भी एक कठिन समस्या होगी। इस कारण से ये नियम भी यहाँ आकर लिमिटेड हो गया, इसकी सीमा हो गई। इससे आगे तत्वों को ये समझाने में असफल रहा। उसके बाद उन्होंने समझाने के लिए लॉदरमेयर का आयतनी वक्र आया। उसके बाद मेंडलीफ ने प्रयास किया और एक मेंडलीफ आवर्त सारणी दी और उसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया।